वेलकम बैक नाजरीन। मसले कश्मीर पर तो हम बात जारी और सारी रखेंगे वक्तन फवक्तन। अब कुछ बात कर लेते हैं। नून लीग ने आसिफ जरदारी को घसीटने की बातें की हैं। मुराद सईद का ऐसा कहना है, क्या कहेंगे आप? नून लीग ने ऐसा कहा है? नून लीग तो बड़ी सपोर्टर है। अदलो इंसाफ, एक शेर इनायत कर रहा हूँ। अदलो इंसाफ सिर्फ हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। फिर सुन लीजिएगा, आपकी तवज्जो नहीं रही शायद जी। अदलो इंसाफ सिर्फ हश्र पे मौकूफ नहीं, यानी इंसाफ सिर्फ हश्र, मैदान हश्र में ही नहीं होगा, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये जो दो साइकोलॉजीज हैं इंसान के जहन की, टेंडेंसीज के पैसे कितने होने चाहिए? जितनी जिंदगी की चादर को आप लपेट सकें, यानी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। दूसरी कहती है कि पैसे जितने भी हों कम है। तो ये जो साइकी है दूसरी, ये बर्बाद करती आई है दुनिया के अंदर। सही। जिन बादशाहों ने पैसे से नफरत की, यानी अपने किरदार को बेहतर रखा, वो मोनार्कीज जो है वो 40-40, 50-50 साल प्रवेल करके रही हैं। क्या ताकत के ऊपर रखा हुआ था उन्हें? उसी के छोटे भाई को 2 साल भी नहीं चलने दिया गया। तो बेसिक चीज ये है कि आप लोगों ने जो कुछ किया है वो आपके सामने किस तरह से आ रहा है कि आप खुद एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। सही। सबसे बड़ी पाकिस्तान की बर्बादी की वजह क्या है कि जब पॉलिटिशियन इक्तदार में आते हैं तो पॉलिटिशियन, हमारे ब्रदर्स जो कि डेमोक्रेसी के नाम पे आते हैं, वो खुद इल्जाम तराशियां करते हैं और मीडिया को और दूसरे इदारों को बताते हैं कि इन्होंने इतना माल बनाया, मैं इसे घसीटूंगा। वो कहता है इसने इतना माल बनाया, मैं इसका पेट फाड़ूंगा। और फिर एक एक करके सारे ही उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। बेसिक चीज ये है कि अगर जिसने माल बनाया है तो ट्रैकोटमी ऑफ पावर कहलाता है डेमोक्रेसी में। जुडिशरी कितनों को रिलीफ दे चुकी है। सही बात है। आपके ऊपर अभी गिरफ्तारी होती है, आप चीखने लग जाते हैं। भाई अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होगी, फिर अदलिया जाके आपको सजा देगी। आपके अगर केस में दम नहीं होगा, आप पे झूठे इल्जामात लगाए गए हैं, तो ये अदलिया में सामने आ जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि सियासतदान का जो जेल होती है वो गहना होता है। इस चीज से आपको डरना ही नहीं चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट के अंदर गवाह नहीं मिलेगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, ये जमहूरियत के लिए इंतहाई तबाहकुन है। सियासतदान सिर्फ ये तौबा कर लेना कि हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए दूसरे को अनपॉपुलर नहीं करेंगे, उस दिन मुल्क में जमहूरियत भी चलेगी और हम इक्तिसादी तौर पर खुद ब खुद। यही तो नहीं होता सर। और कुछ बात करेंगे सर। अब नैब ऑफिस तलब किया गया है। मुराद अली शाह को, वजीर आला सिंध जो है, 24 सितंबर को रावलपिंडी ऑफिस में जो है तलब कर लिया गया है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मतलब उन्हें जाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। या तो नैब कानून गलत है, मैंने कहा ना कि इसे नैब कानून बनाया किसने? ठीक। अब कहते हैं कि जी परवेज मुशर्रफ ने बनाया, तो भाई आप लोग 10 साल हुकूमत में थे। बिल्कुल। उसको जिसे कहते हैं ना ततीर, उसको अमेंडमेंट करके बेहतर कर लेते। लेकिन नहीं कर सके। बदकिस्मती सियासतदान ब्रदर्स की, हमारे भाइयों की। अब जो लॉ है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। या मैं कह दूं कि जी मुझे जज कौन होते हैं बुलाने वाले, या अगर मैं कह दूं कि मुझे इदारा कौन होता है बुलाने वाला, इस पे आपने सिग्नेचर किए हुए हैं। यानी मैं इसको इस तरीके से सरेंडर किया हुआ है कि हमने, यानी फर्स्ट अगर आइन का आप पहला अगर उठा लें, दूसरा उठा लें, तो उस दोनों में लिखा हुआ है कि हम रियासत के की ओबीडियंस हर कीमत पर रखेंगे। तो वो एक रियासत का इदारा है। बिल्कुल। आपको बुला रहे हैं, आप कोर्ट के अंदर जाएं, प्रोटेक्टिव जमानत ले लें। अदरवाइज आपको जाना चाहिए। आपके अगर हाथ पैर पाँव क्लीन है, आपको किस चीज का डर है? लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा तब भी जाना पड़ेगा। अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप फेयर है तो आपको डिफेंड बिल्कुल एग्जैक्टली करना चाहिए। आगे पेशियों पे पेशियां की जा रही हैं, समात पे समान आता है। और ये है कि अब जो है आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर जो साहिबा हैं, उन पर फर्द जुर्म के लिए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या देखते हैं? पेशियों पे पेशियां होती हैं, रिमांड पे रिमांड होते हैं, तारीखों पे तारीखें होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। अब देखें, लोग
मार्शल लॉज और डेमोक्रेसी में ये फर्क है कि जब सबूत नहीं मिलते हैं तो आपका जो स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूटर होता है वो अदलिया से डेट लेने लग जाता है। अच्छा। क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है। एग्जैक्टली। सबूत पेश करेगा तो जज, अल्लाह के बाद में जज को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो किसी इंसान को फांसी दे दे यानी कत्ल कर दे या छोड़ दे। कहते हैं ना कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। हाँ। तो या जज माफ कर सकता है, वरना एग्जीक्यूटिव, मैं मोनार्कल दौर की बात नहीं कर रहा जब बादशाहतें होती थी, डेमोक्रेसी के दौर के अंदर अरेस्ट का इख्तियार, सजाए मौत देने का इख्तियार, मैं कहता हूँ वो जज अपना पेन तोड़ देता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो किसी को कत्ल कर रहा होता है कि क्योंकि पता नहीं उससे गलत फैसला हो गया हो। तो बेसिक चीज इनके साथ भी यही कि ट्रायल है ना, तंदही बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए है। क्योंकि मैंने अपने आंखों से और कानों से सुना है कि तमाम सियासतदान कहते हैं कि ये तो हमारा गहना है, हम इन जेलों के प्रोसेस से निकल के कहते हैं हमारा जेल दूसरा घर है, जेल हमारा दूसरा घर है। आखिर इनके फायदे में क्या चीज जाएगी? जज देखेगा कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, क्या बात है आप सबूत क्यों नहीं लेके आ रहे? जब सबूत नहीं होगी तो नतीजा क्या होगा? एक केस में नवाज शरीफ बरी हुए ना, बिल्कुल, तो ये भी बरी हो जाएंगे। तो लिहाजा यानी तूल दे रहे हैं ना, वो तूल देंगे क्योंकि जब सबूत नहीं होंगे आपके पास। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा हौसला रखें और तनदही बाद मुखालिफ से ना घबराए औकात। सही, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की सर। यहाँ आगे बढ़ेंगे और ये भी बात करेंगे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने और गिरफ्तारियों के खिलाफ ऑपोजिशन ने एहतजाज किया है और पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैंप भी लगा दिया एहतजाजी। क्या कहेंगे इस बात? मतलब एहतजाज करना, धरने देना, मतलब आपको नहीं लगता कि एक बस एक ड्रामा बन गया है जिसका जो चीज हल नहीं होती या तो चलो बैठ के एहतजाज दे देते हैं, धरना कर देते हैं, इस तरह यार आम शहरी जो है वो मुसीबत में आ जाते हैं, बेचारी आम आवाम जो आ जाती है। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए आपने दुनिया में हर जगह पे एहतजाज देखा होगा, टाइम देते हैं वो 12 से लेके 2 बजे, 12 से लेके 2 बजे तक इस स्ट्रीट पे हम चलेंगे, ताकि फिर ट्रैफिक जो पुलिस होती है वो दूसरा ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूशन दे देती है आपको, रोड प्लान मिल जाता है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता इनका कि कितनी देर एहतजाज जारी रहेगा और उस एहतजाज के नतीजे में क्या शहरी अमलाक को कोई नुकसान तो नहीं होगा। जो रियासती हमारी अमलाक है बड़ी मुश्किल से सिग्नल सिस्टम बनाते हैं, फिर टूट जाते हैं। तो बुनियादी चीज ये कि ये हमारी जीन्स के अंदर शामिल हो गया है कि हमारा एहतजाज जो है वो भी वायलेंट एहतजाज है। एहतजाज हमेशा से पीसफुल होता है। 3 कैटेगरीज है कि आप एक वार्निंग देते हैं, फिर दूसरी वार्निंग देते हैं, फिर लास्ट वार्निंग में बताते हैं कि आफ्टर दिस या इसके बाद में ये होगा, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। यहाँ पे ये चीज नहीं है। अब ये लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी कोई टाइमिंग बनाए। एक अगर मोबाइल उसमें आगे फंस जाती है, जैसे हम कहते हैं ये हॉस्पिटल का कोई मरीज जा रहा है, अब उसका क्या कसूर है? बेचारा तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। आपकी रियासत को उसने कहा है कि आप लोगों को गिरफ्तार करो, उस गरीब ने क्या कसूर किया? उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो बेसिक ये है कि लोगों की जो परेशानी है, ठेले वाले, जो गरीब लोग, एक गरीब कंट्री और उसके अंदर इस तरीके के अगर एहतजाज होंगे। देखें कौकब, एक चीज जहन में रखें, मैं कहता हूं हमारे मुल्क को ज्यादा तबाह ना मार्शल ने किया, ना डेमोक्रेटिक रूल ने किया, इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स। अयूब खान की फौरन तारीफ करते हैं कि उसके दौर में बड़े काम हुए, जनरल मुशर्रफ बड़ा दौर काम करके गया, ज़िया-उल-हक के दौर में जीडीपी बढ़ाया, अमेरिका ने इमदाद दे दी। अब भाई ये उनकी कारकर्दगी नहीं थी, ये क्या था? ये था स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। लोगों को पता था कि ये गवर्नमेंट अभी 8-10 साल कहीं नहीं जा रही है, लिहाजा दबा के इन्वेस्टमेंट करो। जब प्राइवेट सेक्टर से पैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो मुल्क तरक्की करेगा ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये है बुनियादी प्रॉब्लम कि इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमें ज्यादा नुकसान में लेके गई है। मैं कहता हूं अगर आज डॉलर 157 रुपए का है तो इसके अंदर हमारी जो इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से 50% जो है ना वो किस वजह से बढ़ा है हमारा डॉलर। अगर आप 1971 में चले जाएं तो ये डॉलर 3 रुपए का था, आज वो डॉलर 155 कैसे क्रॉस कर गया, यानी उस 3 रुपए के एज कंपेयर टू। इसका मतलब कि किसी को भी नहीं पता है कि कल इस मुल्क में कौन सी गवर्नमेंट होगी, कौन आएगा, कोई एश्योरेंस नहीं है।
لہٰذا انویسٹمنٹ انویسٹ نہیں کرتا ہے، ٹیکس چور ٹیکس چوری کرتا ہے، کرپشن کرنے والا کرپشن بڑھاتا جاتا ہے، حالانکہ کرپشن نیچے آنی چاہیے۔ اس طریقے سے سارا کہہ رہا ہوں نا کہ حساب کتاب ہی اللہ رحم کرے، کوئی خدا کی طرف سے ہمیں، ہاں جس دن ہمارے پاس سچے حکمران کھڑے ہو گئے جو اپنے لیے نہیں جئیں گے، اپنی قوم کے لیے جئیں گے، اس دن آپ دیکھیں گے دیر ول بی ویزیبل چینج۔ صحیح، انشاءاللہ بالکل دیکھیں گے۔ سر کچھ بات کریں گے آپ کراچی کے کچرے کے حوالے سے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیوں نہیں صفائی کا ناقص انتظام ہمیں نظر آ رہا ہے، کیوں نہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس شارع سے ہم گزرتے ہیں اسی شارع سے وہ بھی گزرتے ہیں، بالکل گزرتے ہیں، تو کیا مطلب یہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ اب اتنے سالوں کا کچرا، نالوں کی آپ صورتحال دیکھ لیں، نالوں میں کتنا کچرا ہے، جگہ جگہ گجر نالے کی اگر بات کی جائے یہ حادثے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ مطلب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو یا کوئی بڑا حادثہ سامنے آئے تو پھر اس کے بعد اقدامات کیے جائیں گے، پہلے سے کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس بات کا سر کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کس بات کا ہو رہا ہے میرا کہ اس کا میں بھی شکار ہوں۔ دیکھیں جب آپ کا درد میرے دل سے ختم ہو جائے یا میرا درد آپ کے دل میں رسپیکٹ کے حوالے سے ختم ہو جائے تو پھر آپ سر میئر کراچی کیوں کچھ نہیں بول رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہر وقت فنڈ کا رونا روتے رہتے ہیں، فنڈز نہیں ہیں، یہاں میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو بھی رسپانسبل ان اداروں کو، کراچی کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ایک حصہ صوبے کے حق میں آتا ہے یعنی ایریا ڈیموگرافک وائز، پھر اس کے اندر فیڈرل بھی آ جاتا ہے اور پھر سٹی آ جاتی ہے۔ صحیح، جب تینوں ہی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں گے تو مسئلہ حل کب ہوگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں اسٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں، ناٹ اونلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ تعصب سے کام لے رہا ہوں میں۔ صحیح سر، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن وقفہ ضروری ہے، ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب۔